सभी विद्वान साथियों का आज पुनः अगले वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम वापस उसी पार्ट को जो प्रयत्न या यत्न जिसको हम कहते हैं उसके भाग 2 अर्थात बाह्य प्रयत्न के बारे में जानेंगे। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था यत्नो द्विधा, यत्न यानी प्रयास, प्रयत्न वर्णों के उच्चारण में जो प्रयास किया जाता है मुख के भीतर से या बाहर से, उन्हें हम प्रयत्न कहते हैं। तो आभ्यंतर प्रयत्न के बारे में हमने पिछले वीडियो में अच्छी तरह से समझ लिया था। आज हम बाह्य प्रयत्न के बारे में अध्ययन करेंगे। दूसरा प्रकार होता है बाह्य प्रयत्न। बाह्य प्रयत्न किसे कहते हैं? यानी वर्णों के उच्चारण करते समय मुख के बाहरी भाग से जो प्रयास होता है वो बाह्य प्रयत्न कहलाता है। बाह्य कितने प्रकार के होते हैं? बाह्य एकादशधा, यानी बाह्य प्रयत्न 11 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? विवार, श्वास, अघोष, संवार, नाद, घोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उद्दात, अनुदात, स्वरित, ये 11 प्रकार बाह्य प्रयत्न के होते हैं। अब आगे हम विवरण में पढ़ेंगे कौन से वर्ण का कौन सा बाह्य प्रयत्न होता है। तो सबसे पहले आता है खरो, विवारा, श्वासा, अघोषा, च, यानी इसके समूह बनेंगे। यानी विवार, श्वास, अघोष एक साथ रहेंगे, संवार, नाद, घोष एक साथ रहेंगे। एक समूह बनेगा अल्प प्राण और महाप्राण का, एक समूह बनेगा उद्दात, अनुदात और स्वरित का। तो कौन कौन से वर्ण का किस प्रकार बाह्य प्रयत्न होगा? तो पहला लिया हमने खरो, विवारा, श्वासा, अघोषा, च। खर प्रत्याहार के वर्ण। खर प्रत्याहार हमने प्रत्याहार बनाते समय पढ़ा था। खर प्रत्याहार में 13 वर्ण होते हैं, वर्गों के प्रथम द्वितीय वर्ण और तीनों स। यानी खर प्रत्याहार के वर्ण ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, क, प, स, स। तो ये 13 वर्ण बाह्य प्रयत्न जो होगा इनका विवार, श्वास और अघोष होता है। इन सभी 13 वर्णों का बाह्य प्रयत्न विवार, श्वास और अघोष होता है। यानी एक समूह यह बन गया। इनमें से किसी भी वर्ण का बाह्य प्रयत्न पूछा जा सकता है। तो पूछने पर या तो समूह में पूछे विवार, श्वास, घोष, एक ही ऑप्शन में दे रखा तो वो सही है। एक एक पूछे तो भी, जैसे विवार पूछ लिया, संवार, नाद और घोष पूछ लिया, तो उसमें से कौन सा आएगा? विवार आएगा। तो इस प्रकार इन 13 वर्णों का अर्थात वर्गों के प्रथम द्वितीय वर्ण और तीनों से कुल 13 वर्ण हो गए। 13 ही व्यंजन वर्ण है और इन 13 व्यंजन वर्णों का बाह्य प्रयत्न होता है विवार, श्वास और अघोष। अगला है हस, संवारा, नादा, घोषा, च। हस प्रत्याहार के वर्ण, यानी बाकी जितने भी 13 के बाद जो बचे हैं उनमें से इनका जो होगा संवार, नाद और घोष होगा। अब कितने वर्ण बचे हैं? वर्गों के हस प्रत्याहार के अंदर वर्ण आते हैं वर्गों के तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण और अंतस्थ वर्ण। 4 अंतस्थ वर्ण, ये है, और उसके बाद इनमें से उसमें से कौन सा बच गया? है बच गया। तो इन 13 ही वर्णों का अर्थात कुल कितने वर्ण हो गए? 13 वर्ण तो यहाँ हो गए, 13 वर्ण यहाँ हो गए और 20 वर्ण, कुल टोटल अपने 33 होते हैं। तो 20 व्यंजन वर्ण और 13 व्यंजन वर्ण। 13 व्यंजन वर्णों का विवार, श्वास और अघोष और बाकी जो 20 वर्ण बचे हैं उनका संवार, नाद और घोष बाह्य प्रयत्न होता है। सभी वर्ण यहाँ एक बार आ गए, यानी ग्रुप में बांटेंगे। तो सबसे पहले वर्गों के प्रथम, द्वितीय और तीनों से का क्या होगा? विवार, श्वास और अघोष होगा। उसके बाद शेष बचे हुए सभी व्यंजन वर्णों का संवार, नाद और घोष होता है। अब अगला वर्ग बनेगा वर्गाणाम प्रथम, तृतीय, पंचमा, व्यनश्च, अल्प प्राण। एक समूह बनेगा अल्प प्राण और महाप्राण का, ये भी व्यंजन वर्ण का ही होता है और उसमें वर्गों के तृतीय, प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण, अर्थात यूं मान लीजिए आप विषम वर्ण कह सकते हैं। वर्गों के विषम वर्ण प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण विषम में आते हैं। तो विषम वर्ण और यण प्रत्याहार के वर्ण, यण प्रत्याहार के वर्ण कौन से होंगे? यह, वह, रह, लह। इन सभी का बाह्य प्रयत्न होगा अल्प प्राण। और उसके बाद वर्गाणाम द्वितीय, चतुर्थो, सलश्च, महाप्राणा। और वर्गों के दूसरे और चौथे, अर्थात दूसरा और चौथा का मतलब क्या हो गया? वर्गों के समवर्ण, उन सभी समवर्णों का और
सल प्रत्याहार में आने वाले वर्ण। सल प्रत्याहार में कौन से वर्ण आते हैं? तीनों से और है। इन सबका बाह्य प्रयत्न होगा महाप्राण। वर्गों के समवर्ण यानी दूसरा चौथा और उष्म वर्ण स और है, इनका बाह्य प्रयत्न होगा महाप्राण। इन्हीं व्यंजन वर्ण में एक समूह बनेगा विवार श्वास अघोष का, संवार नाद घोष का। तो जिसमें से 13 वर्ण जो होंगे उन 13 वर्णों का तो विवार श्वास अघोष होगा, बाकी जो बचे हुए वर्ण है उनका संवार नाद और घोष होगा। एक व्यंजन वर्ण का समूह बनेगा अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण में क्या होगा? वर्गों के विषम वर्ण। वर्गों के विषम वर्ण कौन से होते हैं? प्रथम, तृतीय, पंचम और अंतस्थ व्यंजन ये ल, ये 4 ये हो गए। और वर्गों के 3 15 वर्ण ये हो गए। कुल 15 वर्ण ये हो जाएंगे। वर्गों के 3 वर्ण आएंगे एक में, तो 3 वर्ण का मतलब कितने हो गए? 15 और 4 19 वर्ण का बाह्य प्रयत्न अल्प प्राण भी होता है। और बाकी बचे हुए कौन से? वर्गों के द्वितीय और चतुर्थ यानी सम वर्ण, और उसके बाद सल वर्ण। सल का मतलब उष्म व्यंजन वर्ण, उन सभी का महाप्राण बाह्य प्रयत्न होगा। तो सभी वर्णों के दो के समूह बनाते हैं। तो सभी वर्णों का एक तो विवार श्वास अघोष होगा 20 वर्णों का, उसके 13 वर्णों का, और उसके बाद संवार नाद घोष 20 वर्णों का बनेगा। अल्प प्राण और महाप्राण में भी इसी प्रकार हम इनका डिवाइडेशन करेंगे। अब उसके बाद कौन से बचे हमारे पास? स्वर बचे, और उन स्वरों का क्या होगा? उद्दात, अनुदात और स्वरित, जिसका सूत्र है अच स्वरा उद्दाता अनुदाता स्वरिताश्च। यानी अच प्रत्याहार के अंदर जो आने वाले वर्ण है, अच प्रत्याहार में कौन से वर्ण आते हैं? स्वर वर्ण। और उन सभी स्वर वर्णों का बाह्य प्रयत्न क्या होगा? उद्दात, अनुदात और स्वरित होगा। ये एक समूह बन गया स्वर का। उद्दात, अनुदात, स्वरित तो बन गए स्वर, और उसके बाद विवार श्वास अघोष, संवार नाद घोष, अल्प प्राण और महाप्राण, ये किसके बन गए? व्यंजन वर्णों के बाह्य प्रयत्न हो गए। अब उद्दात, अनुदात, स्वरित का भी हम यदि हम इसके वापस आगे की तरफ बढ़ेंगे तो इसका भी होता है उच्चैरुदात है। जो उच्च स्वर में बोले जाते हैं वो कहलाते हैं उद्दात। जिनके यदि हम चिन्ह की बात करते हैं तो इन स्वरों के न तो ऊपर न नीचे कोई चिन्ह नहीं लगा हो, यानी सामान्य जो हम स्वर लिखते हैं वो उद्दात की श्रेणी में ही आते हैं। उसके बाद नीचेरुदात है, जो नीचे स्वर में बोले जाते हैं। जो स्वर नीचे स्वर में बोले जाते हैं उन्हें हम कहते हैं अनुदात। नीचे स्वर का मतलब उन स्वरों के नीचे आड़ी लाइन होगी तो वो कहलाएंगे अनुदात। समारह स्वरिता है, समारह स्वरिता कहते हैं जो न तो स्वर में बोला जाता है और जो न नीचे स्वर में बोला जाता है वो कहलाता है समाहार। तो समाहार यानी उनके ऊपर क्या होगा? ऊपर एक खड़ी रेखा होगी। जिस स्वर के ऊपर खड़ी रेखा लग रही है इसका मतलब वो कौन सा स्वर है? उसका बाह्य प्रयत्न क्या होगा? स्वरित। और जिन स्वरों के नीचे आड़ी रेखा लग रही है उनका बाह्य प्रयत्न क्या होगा? अनुदात। और जिन स्वरों के न तो ऊपर लग रही है न नीचे लग रही, सामान्य जिस प्रकार हम वर्णों में लिखते हैं ऐसे लिखे हुए हैं तो उनका होगा उद्दात। तो इस प्रकार सभी स्वरों का उद्दात, अनुदात और स्वरित के रूप में बाह्य प्रयत्न होता है। अब हम आगे इसकी एक सारणी बना करके कौन से वर्ण का कैसे होगा वो सारी प्रक्रिया और किस प्रकार इससे संबंधित प्रश्न आ सकता है तो उसके बारे में हम एक सारणी बनाकर देखेंगे। अब हम इस सारणी के माध्यम से सभी स्वर और व्यंजन वर्णों के बाह्य प्रयत्नों को दृष्टिगत कर सकते हैं और हम अच्छी तरह से इसको समझ सकते हैं, क्योंकि बाह्य प्रयत्नों में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है, क्योंकि एक एक व्यंजन वर्ण के ही 4-4 बाह्य प्रयत्न और हर स्वर के 3-3 बाह्य प्रयत्न किस प्रकार बनते हैं। तो हम इस सारणी को एक दृष्टिपटल पर देखेंगे तो हमारे सामने कौन कौन से वर्ण का, कौन कौन से स्वरों का कौन कौन सा बाह्य प्रयत्न होगा वो सारी की सारी जानकारी अपने को इस सारणी में प्राप्त हो जाएगी। जैसे हमने पढ़ा था विवार, श्वास और अघोष, इसके बारे में अध्ययन किया था आपने। खर प्रत्याहार के वर्ण जो होते हैं वो विवार, श्वास और अघोष के अंतर्गत आते हैं। अब खर प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण होते हैं ये भी अपने को पता है। इसमें कुल 13 वर्ण होते हैं। वर्गों के प्रथम द्वितीय वर्ण और तीनों स,
तो इन वर्गों के प्रथम द्वितीय वर्ण और तीनों से का बाह्य प्रयत्न होगा विवार, श्वास और अघोष। विवार, श्वास, अघोष इन 13 वर्णों का बाह्य प्रयत्न होगा। अब बचे हुए व्यंजन वर्ण कितने हो गए? अब 13 में से 33 है, 33 में से 13 गए तो 20 व्यंजन वर्ण। उन शेष बचे हुए व्यंजन वर्णों का संवार, नाद, घोष होगा। इसे भी याद कर सकते हैं। और बाकी यदि याद करें हम तो हस प्रत्याहार के वर्ण, हस प्रत्याहार के वर्ण कौन कौन से आएंगे? जो खर प्रत्याहार में नहीं आते हैं वो बाकी सब किस में आते हैं? हस प्रत्याहार में आते हैं। तो कौन कौन से वर्ण हो गए? वर्गों के तृतीय, चतुर्थ, पंचम वर्ण और अंतस्थ व्यंजन, और उनके साथ में कौन सा वर्ण मिला होगा? है वर्ण, क्योंकि है में शुरू हो रहा है। यहाँ से हस प्रत्याहार के वर्ण आ गए। अब हस प्रत्याहार के वर्ण का बाह्य प्रयत्न क्या होगा? संवार, नाद और घोष, जिसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आएंगे? वर्गों के तृतीय, चतुर्थ, पंचम वर्ण, अंतस्थ व्यंजन, ये ल और उसके साथ में है वर्ण। तो कुल कितने वर्ण हो गए? 20 व्यंजन वर्ण हो गए। इनका बाह्य प्रयत्न होगा संवार, नाद और घोष। एक समूह ये बन गया, यानी सभी व्यंजन वर्ण आ गए यहाँ पर। तो उनमें 3-3 व्यंजन वर्ण यहाँ हर व्यंजन वर्ण के 3-3 बाह्य प्रयत्न यहाँ पर अपने को पता चल गए। जैसे क का बाह्य प्रयत्न विवार, श्वास, अघोष होगा, ख का भी विवार, श्वास, अघोष होगा, लेकिन ग का क्या होगा? ग का संवार, नाद, घोष होगा, क्योंकि तृतीय वर्ण है वर्ग का। तो उसी प्रकार किसी भी वर्ग का हम निकाल सकते हैं, या उस व्यंजन का बता सकते हैं, अंतस्थ व्यंजन का बता सकते हैं। वर्गों के हिसाब से कैसे मैं तक के वर्णों को अपने को यहाँ पर पूरी तरह ध्यान रखना है। अब एक समूह बनेगा अल्प प्राण और महाप्राण का। अल्प प्राण और महाप्राण को याद करने का भी बहुत साधारण तरीका है। अल्प प्राण का मतलब वर्गों के विषम वर्ण, और विषम वर्ण के साथ में कौन जुड़े होंगे? अंतस्थ व्यंजन। वर्गों के विषम वर्ण, विषम का मतलब कैसे मैं तक में जो आते हैं वर्ण वो वर्गीय व्यंजन कहलाते हैं। और उनके विषम वर्ण कौन से होंगे? 1, 3 और 5, यानी हर वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण, और उसके साथ में अंतस्थ वर्णों का बाह्य प्रयत्न क्या होगा? अल्प प्राण होगा। तो कुल कितने हो गए? यानी वर्ग 5 होते हैं, 5 × 15, 15 और 4 कितने हो गए? 19 व्यंजन वर्णों का अल्प प्राण भी बाह्य प्रयत्न होगा। अब बाकी बचे हुए वो सब उनका क्या होगा? महाप्राण होगा। और ऐसे याद नहीं करें तो इनको समवर्ण के हिसाब से याद कर सकते हैं। वर्गों के समवर्ण और उसके साथ में उष्वर्ण, उन सबका भी क्या होगा? महाप्राण होगा। कुल कितने वर्ण हो गए? 10 और 4 कितने हो गए? 14 व्यंजन वर्णों का। तो एक समूह व्यंजन वर्ण का विवार, श्वास, अघोष, संवार, नाद, घोष में से बन गया, और एक समूह बनेगा अल्प प्राण और महाप्राण में से। इस प्रकार हम देखते हैं तो हर व्यंजन वर्ण के कुल कितने बाह्य प्रयत्न हो गए? 4-4 बाह्य प्रयत्न हो जाएंगे। जैसे क का हम निकालते हैं, क का बाह्य प्रयत्न निकालते हैं, चारों कौन कौन से होंगे? तो क किसमें आएगा? खर प्रत्याहार में आएगा। तो खर प्रत्याहार में आएगा तो आप कहेंगे विवार, श्वास और अघोष। इन एक समूह यहाँ से निकल गया, विवार, श्वास और अघोष। अब अल्प प्राण और महाप्राण में से कौन सा आएगा? अब क वर्ण देखिए कौन सा आता है? सम है, विषम है? विषम वर्ण है, तो विषम वर्ण का क्या होता है? महाप्राण होता है, तो एक महाप्राण हो जाएगा। उसी प्रकार हम ख वर्ण का भी निकाल सकते हैं। तो ख का क्या निकालेंगे? ख भी किसमें आएगा? खर प्रत्याहार में आएगा, क्योंकि वर्गों का पहला और दूसरा वर्ण है, तो खर प्रत्याहार में आएगा। तो क्या होगा? विवार, श्वास और अघोष होगा। अब आ जाइए वापस, एक इस समूह में से भी एक और होगा, वो क्या होगा? अब ख वर्ण है, तो ख किसमें आएगा? वर्गों के सम वर्ण में। तो सम वर्ण का पता अपने को किसमें आता है? महाप्राण में आता है। एक क्या हो गया? इसका महाप्राण हो गया। उसी प्रकार है वर्ण का निकालो। है वर्ण का बताना होता तो है किसमें आता है? या इसमें से में तो है, इनमें तो है ही नहीं वो, क्योंकि इसमें तो तीनों से आते हैं, कुल 13 वर्ण ही होते हैं, और वर्गों के प्रथम द्वितीय वर्ण ही आते हैं। तो है कहाँ है? इन हस प्रत्याहार के अंतर्गत आता है वर्ण। तो है का क्या होगा? संवार, नाद और घोष। एक तो हो गया संवार, नाद और घोष, और एक समूह इसमें से बनेगा। एक इसमें से कौन सा होगा? यहाँ पर कौन? उस व्यंजन वर्णों के साथ में ही है, तो उसका क्या बनेगा? महाप्राण बनेगा। तो इस प्रकार है वर्ण के भी कितने हो गए? 4 हो गए। तो प्रत्येक व्यंजन वर्ण के, इस प्रत्येक व्यंजन वर्ण के कितने कितने बाह्य प्रयत्न हो गए? 4-4 बाह्य प्रयत्न हो गए। लेकिन परीक्षा में कैसे पूछता है वो प्रश्न की प्रकृति पर निर्भर करता है। एक ही ऑप्शन में 2-2 पूछ ले, एक ही ऑप्शन में 3-3 पूछ ले, एक ही ऑप्शन में 4-4 पूछ ले, और एक ही ऑप्शन में 1-1 भी पूछ सकता है। जैसे यहाँ मान लीजिए च वर्णस्य बाह्य प्रयत्नम अस्ति,
च वर्णस्य बाह्य प्रत्ययम अस्ति, तो हम यहाँ पर च वर्ण को देखेंगे। यहाँ वर्ग नहीं पूछा है, वर्ण पूछा है, यानी केवल सिंगल च वर्ण का बाह्य प्रत्यय क्या होगा। तो हम देखेंगे वर्गों का पहला वर्ण है खर प्रत्याहार के अंतर्गत आता है, और खर प्रत्याहार के अंतर्गत आता है तो विवार, श्वास और अघोष होता है। तो हम देखेंगे यहाँ पर कहाँ लिखा हुआ है, एक एक ऑप्शन ही दे रखा, अघोष दे रखा, यहीं से हम सीधा पकड़ लिया हमने, इसका आंसर ये होगा। और भी हम देखेंगे, क्योंकि हर्ष प्रत्याहार तो अंतर्गत आता नहीं है। और उसके बाद अल्प प्राण और महाप्राण में से देख लेते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण में आएगा क्या। तो अल्प प्राण में होगा, क्योंकि यहाँ पर च दे रखा, तो अल्प वर्गों का विषम वर्ण है, तो विषम वर्ण किस में आता है, अल्प प्राण में आता है। लेकिन अल्प प्राण यहाँ दे नहीं रखा है, यहाँ तो महाप्राण दे रखा है, तो ये तीनों ऑप्शन गलत है। कौन सा ऑप्शन सही है, स ऑप्शन सही है, क्योंकि संवार नाद होता नहीं है। संवार नाद तो किसमें होता है, हर्ष प्रत्याहार में होता है, वर्गों के तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण में होता है। तो एक एक ऑप्शन में दे रखा है, एक ऑप्शन में चार चार भी दे रखे हो सकते हैं, दो दो पूछे जा सकते हैं, या उल्टा पूछा जा सकता है। जैसे पूछ लिया है समास, श्वास या अघोष, कोई भी मान लीजिए, अघोष कस्य वर्णस्य बाह्य प्रत्ययम अस्ति, ऑप्शन में वर्ण दे रखे हो तो भी पूछ सकते हैं। यानी किसी भी प्रकार से पूछे, अपने को इस सारणी के माध्यम से हम किसी भी व्यंजन वर्ण का बाह्य प्रत्यय पता कर सकते हैं और समझ सकते हैं। अब स्वर वर्णों की बात करते हैं। स्वर वर्णों में जाएंगे तो स्वर वर्णों में सीधी सीधी बात है, उद्दात और अनुदात और स्वरित सभी स्वरों के होते हैं। सभी स्वर अच् वर्णों के बाह्य प्रत्यय होते हैं उद्दात, अनुदात और स्वरित। उद्दात, अनुदात, स्वरित होते हैं, लेकिन एक सावधानी यहाँ क्या ध्यान रखनी है, तो कुल कितने वर्ण कितने हो गए, यानी सभी स्वरों के तीन तीन बाह्य प्रत्यय हो गए। कौन कौन से हुए, उद्दात, अनुदात और स्वरित। अब उद्दात, अनुदात, स्वरित में पूछ ले तो सावधानी रखनी है। क्या सावधानी रखनी है, उद्दात, उद्दात को मतलब उच्च स्वर में बोले जाने वाले, जिनको हम साधारण हमारी जो स्वर लिखते हैं वो कहलाते हैं उद्दात वर्ण। न तो उनके कोई चिन्ह लगा होता है, यानी साधारण वाले जो लिखे जाते हैं वो कहलाएंगे उद्दात, जिसका सूत्र है उच्चेरुदात है। जो उच्च स्वर में बोले जाते हैं वो कहलाते हैं उद्दात। और चिन्ह के हिसाब से देखते हैं तो उनके कोई चिन्ह नहीं लगा होता है। साधारण जो वर्णमाला में हम लिखते हैं वो सारे के सारे स्वर कौन से स्वर होते हैं, उद्दात स्वर होते हैं। अनुदात कौन से होंगे, अनुदात का मतलब यदि हम उस चिन्ह को देखेंगे, उस तो स्वर के नीचे खड़ी रेखा या पड़ी रेखा पड़ी होगी या आड़ी रेखा होगी, किसी भी स्वर के नीचे आड़ी रेखा हो, जो कि हमारी वैदिक संस्कृत में काम आते हैं, वो कहलाते हैं अनुदात। और यदि हम बोलने की प्रकृति के हिसाब से देखेंगे तो लिखा हुआ नीचेरुदात है, ये सूत्र है इसका, नीचेरुदात है, यानी जो स्वर नीचे स्वर में बोले जाते हैं वो कहलाते हैं अनुदात। और जिनके ऊपर चिन्ह के हिसाब से देखेंगे तो कौन सी होगी, चिन्ह में देखेंगे तो उसके उनके नीचे एक पड़ी रेखा होगी या आड़ी रेखा की कह सकते हैं इनको। अगला आता है समाहार स्वरित है। समाहार स्वरित है, यानी न तो उच्च स्वर में बोला जाता है न नीचे स्वर में बोला जाता है, वो स्वर कहलाता है स्वरित। और उनको चिन्ह के हिसाब से देखते हैं तो यानी किसी भी स्वर के ऊपर की तरफ एक खड़ी रेखा लगी हो वो कहलाएंगे स्वरित वर्ण, यानी उस स्वर के ऊपर यदि खड़ी रेखा है तो वो कहलाएंगे स्वरित। यदि ये सब ये दोनों वैदिक संस्कृत में प्रयोग में ले जाते हैं और ये हमारे सामान्य लौकिक संस्कृत में इनका प्रयोग किया जाते हैं उद्दात स्वर। तो मोस्टली उद्दात में से ही पूछते हैं, लेकिन ग्रुप में पूछ ले तो उद्दात, अनुदात, स्वरित ही होगा। और जैसे यहाँ पूछा जैसे ए और आ का, तो क्या होगा, उद्दात, अनुदात, स्वरित भी हो सकता है। लेकिन इस ए के नीचे पड़ी रेखा ऐसा पूछ लिया, ए के नीचे पड़ी रेखा पूछ लिया तो फिर वहां उद्दात नहीं होगा, वहां पर उसका क्या होगा, अनुदात होगा। और किसी ए वर्ण या किसी भी स्वर के ऊपर पड़ी रेखा है तो उसका क्या होगा, उसका स्वरित होगा। इस प्रकार हम स्वरों का और व्यंजन वर्णों का बाह्य प्रयत्न इस सारणी के माध्यम से पता कर सकते हैं। ज्यादा रटने की जरूरत नहीं, केवल समझने का होता है इसमें कि किस प्रकार कौन कौन से व्यंजन वर्ण का कौन कौन सा बाह्य प्रयत्न होता है। यदि हम ऐसा देखते हैं तो 4-4 हो गए और स्वरों के कितने हो गए, 3-3 हो गए। अब परीक्षा में कैसे पूछा जाता है वो प्रश्न की प्रकृति को देख करके अपने को तय करना है कि इसमें बाह्य प्रयत्न कौन सा है। यानी एक ऑप्शन में दो भी पूछे जा सकते हैं। जैसे यहाँ पर अघोष के साथ यहाँ दे दिया ऑप्शन में, अघोष के साथ श्वास भी दे दिया तो भी कौन सा होगा ये। अब संवार के साथ नाद भी दे दिया, एम ए संवार नाद,
और ब में महाप्राण, स में अघोष श्वास और द में नाद और घोष। ऐसे दो ऑप्शन दे दिए, तो भी इसका आंसर क्या होगा? तो भी अघोष और श्वास ही होगा, क्योंकि च वर्ण का ये पूरे समूह में से कोई सा भी पूछे तो भी इसका आंसर यही होगा। इस प्रकार आप इसको अच्छी तरह से देखें, पढ़ें, और हम यदि परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न आता है तो हम उसको हल करें और आगे बढ़ें। जय हिंद, जय भारत, जय संस्कृतम।